धंधा है पर गंदा है ये। एक ऐसे शख्स को दोबारा से डीपीएस के सर पर मुसल्लत करने की कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 12 साल बतौर मतलकुल अनान एक हुक्मरान के वहां पर राज किया और जिनके ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात लगे। 260 मिलियन का डेफिसिट है इस वक्त, जो कि इस वक्त डीपीएस को जिसका सामना है। ये नूरुल इस्लाम साहब हैं, जिनका रेजिग्नेशन लेटर जो है मेरे सामने पड़ा है। उनके साथ जिस तरह से इंतहाई गैर मुनासिब और इंतहाई नॉन प्रोफेशनल रवैया अख्तियार किया जा रहा है, पूरी दुनिया से हजारों लाखों की तादाद में मुबारकबादें वसूल की हूँ और उसको सिर्फ 3 महीने के अंदर अगर वो छोड़ जाए तो आखिरकार कोई ना कोई वजह तो होगी। अब ये कौन कर रहा है? कौन वो शख्स है कि जो दोबारा से उसी करप्ट माफिया को जो है डीपीएस के सर पर मुसल्लत करने के पर तोड़ रहा है? नाज़रीन, हम सुनते तो थे कि धंधा है पर गंदा है ये, लेकिन फैसलाबाद के डीपीएस में इस फिक्रे को सच होता हुआ भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक ऐसे शख्स को दोबारा से डीपीएस के सर पर मुसल्लत करने की कोशिशों का आगाज कर दिया गया है, जिन्होंने 12 साल, ऑलमोस्ट 12 साल बिला शिरकते गहरे बतौर मतलकुल अनान एक हुक्मरान के वहां पर राज किया और जिनके ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात लगे। और इसको साबका जो कमिश्नर फैसलाबाद जो सलवत सईद साहबा थी, उन्होंने इस पूरे इशू को, इस पूरे स्कैंडल को जड़ से उखाड़ फेंका और उनको यहां से टर्मिनेट कर दिया। और उनके बाद यहाँ पर एक इंतहाई, मैं देखें मेरे सामने प्रोफेसर ये नूरुल इस्लाम साहब हैं, जिनका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो मेरे सामने पड़ा है और जो जो वजूहात उसके ऊपर लिखी हुई हैं मैं इसके ऊपर मिनवान बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बात मैं जरूर करना जरूरी समझता हूं कि एक ऐसे शख्स को जिसने हसन अब्दाल के कैडेट कॉलेज में बतौर डिप्टी वाइस प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दी और 33 साल से ऑलमोस्ट इस शोबा तदरीस के साथ वाबस्ता हैं, उनके साथ जिस तरह से इंतहाई गैर मुनासिब और इंतहाई नॉन प्रोफेशनल रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब ये कौन कर रहा है? कौन वो शख्स है कि जो दोबारा से उसी करप्ट माफिया को जो है डीपीएस के सर पर मुसल्लत करने के पर तोड़ रहा है? ये तो आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल जाएंगी, लेकिन ये जो रेजिग्नेशन लेटर है इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि मैं आप तमाम लोगों को एतमाद में लूं और आपको बताऊं कि हमारे फैसलाबाद में आखिरकार किस तरह से एक माफिया सरगर्म है, खास तौर पर तालीमी मैदान में। हम अक्सर बात करते हैं कि हम तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम सही तौर पर पीछे हैं, क्योंकि हमने करप्ट सिस्टम और करप्ट माफिया को जो है उसको परवान चढ़ाने का हमने एक किस्म का ठेका ले रखा है। प्रोफेसर नूरुल इस्लाम अपना बाकायदा रेजिग्नेशन, ये लेटर उनका मेरे पास है, ये लिख चुके हैं और उनका कहना है कि अप्रैल 11 जो अगला महीना आ रहा है वो मेरी सर्विस का आखिरी दिन तस्वर किया जाए। और उसके साथ साथ देखें, किसी भी प्रेस्टिजियस और इंतहाई बावकार शख्सियत के लिए सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 माह के अरसे में उस पोस्ट पर जिसकी वजह से उसने पूरी दुनिया से हजारों लाखों की तादाद में मुबारकबादें वसूल की हूं और उसको सिर्फ 3 महीने के अंदर वो छोड़ जाए तो आखिरकार कोई ना कोई वजह तो होगी। अब वो लिखते हैं कि ड्यूरिंग अ रीसेंट मीटिंग, मैं ये रेजिग्नेशन लेटर की इब्तदाई की बात बताता हूं, ऑफ बीओजी an impression about my selection due to some influence was shown, which was a serious stigma and wrong assumption that undermined the integrity of both the selection process by the BOG and my professional standing. आप अंदाजा करें कि बीओजी का जो एक प्रोसेस था जो कि सिलेक्शन का, उसके ऊपर और उनकी इंटेग्रिटी, ये जो प्रोफेसर नूरुल इस्लाम साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट, जिस तरह मैं बता चुका हूं कि 33 साल सर्व किया, उनकी एक किस्म की सर्विसेज को जिस तरह से अंडरमाइन करने की कोशिश की गई और उन्होंने ये महसूस किया किसमें, बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में। और फिर वो लिखते हैं कि इमीडिएटली मुझे पता चलता है कि आई वॉज ट्रांसफर्ड वाई लेटर नंबर फलां फलां डेटेड मार्च 10 टू डीपीएस कमालिया। आप अंदाजा करें कि इनके अपॉइंटमेंट लेटर में जो मेरे पास एक किस्म का जो इतलात है कि वहां पर दर्ज है कि ये सीट जो है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, यहाँ पे जो भी तैनात होगा प्रिंसिपल वो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जबकि इनको
जो है बाकायदा तौर पर डीपीएस कमालिया जो है वो एक किस्म का ट्रांसफर कर दिया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे माफियाज को दोबारा से बरसत इक़्तिदार लाने वाले कितने बेचैन हैं, कितने इस वक्त बेकरार हैं कि किस तरह से उजलत में वो ये फैसले कर रहे हैं। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि क्योंकि ये बाकायदा तौर पे एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चला और पूरे इंटरव्यूज हुए, उसके बाद ये प्रोफेसर साहब को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। और वो कह रहे हैं कि इस तरह मुझे ऑलमोस्ट जो साबका एक किस्म की रजीम है जिन्होंने 12 साल यहाँ पर हुकूमत की, वो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुएंस कर रही है, मुकम्मल तौर पर जो है उनकी एक किस्म का वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी लॉबिंग कर रहे हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि उनको दोबारा लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, साथ ही साथ में वो लिखते हैं कि मुझ पर यह भी कहा गया कि जी आपने अभी तक एडमिशंस की जो है तादाद नहीं बढ़ाई, क्योंकि आप इससे भी आप देख सकते हैं कि जो एडमिशंस का महीना है वो मंथ ऑफ अप्रैल होता है, क्योंकि मार्च में इसके रिजल्ट्स होते हैं और उसके बाद, और वो अपने इन्हीं 3 महीनों में ऑलमोस्ट ये इस लेटर के मुताबिक वो 300 के करीब एडमिशंस कर भी चुके हैं, जबकि अभी जो एडमिशंस का महीना है वो अप्रैल अभी 1 महीने या 1.5 महीने बाद आने वाला है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैंने इस इदारे को बड़ी ही प्रिविलेज और बड़े ही एक किस्म का बड़े इंथुजियाज्म के साथ मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने ये फैसला किया था कि इस इदारे को मुल्क के हम पल्ला इदारों के साथ पे ला खड़ा करूंगा, लेकिन मुझे मजबूर किया गया, मेरी तौहीन की गई, मुझे जो है वो एक किस्म का मेरी सर्विसेज को, मेरे कैरियर को दांव पर लगाने की कोशिश की गई। और वो कहते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट में किस तरह से कोई शख्स जो है वो परफॉर्म कर सकता है कि जब कोई आपके ऊपर जो है इस तरह से तलवार लटक रही हो कि आपको किसी भी टाइम एक किस्म का यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। और ये एक बिल्कुल हक और सच पर मबनी बात है कि आप किसी भी शख्स को कितना बड़ा मर्जी टास्क दे दें, जब तक आप उसको जो है पूरा एतमाद नहीं देंगे, पूरा टाइम नहीं देंगे, वो किसी भी सूरत में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो 12 साल से बिगड़ा हुआ निजाम था और 12 साल से एक किस्म का करप्शन में लुथड़ा हुआ एक किस्म का डीपीएस था, उसको 3 महीने में ठीक करना, मैं कहता हूं कि शायद ये नामुमकिन बात है। और वो अभी तक वो सारे सिस्टम को अभी तक देख रहे हैं, और तकरीबन वो ऑलमोस्ट आप अंदाजा करें कि 260 मिलियन का डेफिसिट है इस वक्त, जो कि इस वक्त डीपीएस को जिसका सामना है। और 260 मिलियन का डेफिसिट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि 12 साल में इस इदारे के साथ वो ज्यादती हुई है, वो करप्शन हुई है कि अल अमान अल हफीज। और आप इससे अंदाजा करें कि वो कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद साहब ने कितनी, मैं कहता हूं कि जुर्रतमंदी के साथ, कितने ही डिवोशन और डेडिकेशन के साथ इतना बड़ा स्टैंड लिया और उस रजीम को यहां से चलता किया। लेकिन मैडम सलवर सईद के यहां से ट्रांसफर होते ही वो दोबारा रजीम भी सर उठाने लगी, और उनके लोगों ने एक किस्म का बाकायदा तौर पर इस चीज के ऊपर तैयार कर लिया है कि वो दोबारा जो साबका रजीम है उसको हर सूरत में डीपीएस के ऊपर मुसल्लत फिर करेंगे, और फिर से दोबारा एक नई करप्शन के दौर का आगाज भी होगा। इस वजह से उन्होंने एंड पे लिखा है कि मैं चूंकि कमिटेड हूं और मैं चाहूंगा कि डीपीएस तरक्की भी करे और डीपीएस जो है अपने पूरे लेवल पर जो है वो जाए, तो मैं अपनी, चूंकि जारी बात है कि मेरी एक इंसर्ट है और मुझे जिस तरह से यहाँ पर एक किस्म का फौरी तौर पर एक अर्जेंट लेटर के जरिए यहाँ से ट्रांसफर किया गया है, तो मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा रेजिग्नेशन जो है वो फिल फॉर कबूल किया जाए। आप अंदाजा करें इस चीज से कि किस हद तक ये माफिया सरगर्म है, और ये जो एक किस्म का निजाम है इसको किस तरह से, हमारा निजाम तालीम पहले ही हमारा बिल्कुल बिलो एवरेज पर है, और जो 260 मिलियन का डेफिसिट इस वक्त डीपीएस फेस कर रहा है, उससे आप अंदाजा करें कि ये यहाँ पर एक किस्म का पूरी की पूरी रजीम जो थी जिसने 12 साल यहाँ पर हुकूमत की, उनके ऊपर मैं जैसे बता चुका हूँ कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम आते हैं। और उनको कौन ला रहा है, किस तरह से ला रहा है, कैसे ला सकता है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में रिवील भी हो जाएगा, इसके हवाले से चीजें सामने भी आ जाएंगी। लेकिन इस तरह के हीरे लोग जो कि मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क का सस हैं, मैं नहीं जानता प्रोफेसर नूरुल इस्लाम साहब कौन है, कहां से आए हैं, किस तरह से हैं, लेकिन जो मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली उसके मुताबिक ये इंतहाई कमिटेड, इंतहाई अच्छे और इंतहाई सुलझे हुए इंसान है, जो कि कुछ करने का अज़म रखते हैं, जो कि चाहते हैं कि किसी तरह से डीपीएस जो है वो तरक्की करे और डीपीएस जो है अगले लेवल पर जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस सिस्टम को जो है वो एक किस्म का किसी भी सूरत में परवाह नहीं चढ़ने देना जिसमें वो करप्शन फ्री और एक किस्म का हम उस माहौल को लेकर चलें। तो यहाँ आज भी करप्शन और अकरबा परवरी और इस तरह के फैसले जो हैं
वो दोबारा होने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो हालिया मैडम कमिश्नर हैं वो इस हवाले से जरूर नोटिस लेंगी कि कहीं फिर से वो रजीम दोबारा जो है वो, क्योंकि अगर वो उनके ऊपर इल्जामात थे, अगर उनको करप्शन की बुनियाद पर फारिग किया गया था, तो फिर ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि उनको दोबारा से जो है वो डीपीएस के सर पर बिठाया जाए। मेरे ख्याल में कोई भी शख्स इसकी हिमायत नहीं करेगा। तो बहरहाल आगे आगे देखते हैं कि इसके हवाले से क्या होता है, क्या चीजें सामने आती हैं और क्या इसके हवाले से फैसले होते हैं। ये अगले आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। बहरहाल प्रोफेसर साहब के लिए नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं कि वो एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हालिया जो मैडम कमिश्नर हैं वो इस हवाले से अपनी जो सारी की सारी जो स्टैंडिंग्स है वो हमेशा इस बात की तरफ जरूर रखेंगी कि हम कोई भी ऐसा गलत फैसला या कोई भी ऐसी गलत चीज जो है अपने शहर में कम से कम ना देख पाए। और खास तौर पर जिस तरह से 12 साल डीपीएस को लूटा गया, जिस तरह से 12 साल यहाँ पर अकरबा परवरी और करप्शन ने डेरे डाले रखे, अब उम्मीद करते हैं कि अब ये दौर दोबारा बिल्कुल भी डीपीएस की तारीख में नहीं आएगा। अगले व्लॉग तक सब को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।